सो गाइस आई होप यू आर वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई है यार यहाँ पर, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। इसका मतलब यह है कि अगर सामने वाला तुमको हराने के पीछे पड़ जाए तो ये नहीं कि बस ऐसे उठाया और हरा दिया, उसको पूरी साजिश करनी पड़े कि यार इस इंसान को हराना कैसे है जिंदगी में। तो इसका मतलब यह है घुमा फिरा के कि आज की डेट में आप लोगों को अपना एक ऐसा मुकाम बना लेना चाहिए कि ऐसा नहीं कि कोई भी आए और आप लोगों की जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मचाकर चला जाए। आप लोगों की जिंदगी इतनी स्टेबल होनी चाहिए कि आप लोग अपने काम पर फोकस कर सको और छोटी छोटी चीज पर आप लोगों का माइंड डाइवर्ट न हो। आप लोग अपना जो मेन काम है उसको फोकस देकर चल सको। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर सको, बिजनेसमैन हो तो बिजनेस कर सको, जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वो काम आप लोग सही तरीके से कर सको। तो ये इसका बेसिक मतलब है यहाँ पर। और वो कब होगा? वो तब होगा जब आप लोग अपने काम पर पूरा 110% देंगे और फालतू की चीजों पर अपना फोकस आप लोग नहीं लगाएंगे, तब जाकर आप लोग ये चीजें जो है लाइफ में ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो डेली ये 2 वीडियो आप लोगों को देखने को मिलती है इस चैनल पर, और संडे से आप लोगों की करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। करंट अफेयर की वीडियो, उसमें हर संडे को 1 महीने का करंट अफेयर हम लोग किया करेंगे कवर। तो जो अब की बार जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग पूरे फरवरी का करंट अफेयर कवर करेंगे एक सिंगल वीडियो के अंदर। जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा उसको एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि देखिए 2 इंसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो वो इंसान जो रेगुलर उस वीडियो को देख रहा है तो उसको काफी ज्यादा फायदा इसका देखने को मिलेगा, और खासकर एक वो इंसान जिसने अब तक रिवीजन नहीं किया है उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और तीसरे नंबर का जो इंसान है जिसने कभी कुछ उठाकर ही नहीं देखा है उसको भी इससे एक इतना तो कम से कम ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ एग्जाम में जाकर बैठेगा तो उसको नया नया नहीं लगेगा, ये लगेगा कि यार कुछ ने कुछ तो पढ़ा हुआ है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे कितनी प्रैक्टिस करता है। तो संडे में आप लोगों को ये करंट अफेयर की वीडियो देखने को मिलेगी, इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज है, इस क्विज को आप लोग अच्छे से देखिए और इसका आंसर कीजिए। इसके बाद में फिर आप लोगों को इसका आंसर देखने को मिलेगा। तो यहां पर वीडियो के अंदर टोटल क्वेश्चन आप लोगों के सामने निकल कर आएंगे। देखने के लिए 10 क्वेश्चन है पर, लेकिन ये 10 से ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि एक एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। बात की जा रही है इंडिया का एक मिशन था जिसका नाम था मोम, ठीक है। तो इस मोम की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, यह आप लोगों को बतानी है, जिसको हम लोगों ने मंगलयान भी बोला। ये मंगलयान जो थे यहाँ पर सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है आंध्र प्रदेश जो के अंदर, तो यहाँ पर इसरो का ये सेंटर है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंट्री की स्पेस एजेंसी है जो कि सैटेलाइट वगैरह छोड़ने का काम करती है। तो नवंबर 2013 में ये लॉन्च किया गया था। आप लोगों को यहां पर ये और बताना है, दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये कि किस रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर ये बात कर रहा है कि हमारी कंट्री में अगर बात करें तो मैरीन जो रिसोर्सेज हैं वो कितने प्रतिशत हमारी कंट्री में कंप्राइज करते हैं। जो हमारी कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं इनके जो मैरीन जो हम लोग निकाल कर लेकर आते हैं, जो भी रिसोर्सेज समुद्र के अंदर से, वो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी में कितना प्रतिशत पार्ट रोल प्ले करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। आप लोगों को पता है जब हमारी कंट्री में आप लोग कोस्टल बाउंड्री देखेंगे तो ये लगभग 7,500 किलोमीटर की है। आप लोगों को यहां पर ये बताना है कितने ऐसे राज्य हैं हमारी कंट्री में, 28 राज्य में से, जो कि कोस्टल एरिया के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो यहां ये कितने राज्य पड़ते हैं कोस्टल एरिया के साथ में, ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है। नेक्स्ट बात की जा रही है जो गैंगेटिक जो रियल डॉल्फिन है, अगर उनको मारते हैं, अगर वो मारी जाती है आप लोगों की किसी हरकत की वजह से, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि आप लोगों को इसका पनिशमेंट मिल सकता है। तो कौन सा एक्ट है जिसके तहत आप लोगों को पनिश किया जा सकता है, ये आप लोगों को बताना है। इसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लोगों ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया हमारी कंट्री में ये 2009 से, ठीक है। तो क्या है गैंगेटिक डॉल्फिन हमारी कंट्री में, किस कैटेगरी में हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा आर्टिकल है, अगर इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, जो कि स्टेट को बोलता है कि प्रोटेक्ट करना है आप लोगों को जो इन्वायरमेंट है आप लोगों के आसपास का, और वाइल्ड लाइफ जो है उसको भी आप लोगों को यहां पर एक तरीके से प्रोटेक्ट करना है। वाइल्ड लाइफ का जो भी बेसिकली फॉरेस्ट वगैरह है, वाइल्ड लाइफ है, उसको भी आप लोगों को सेफगार्ड करना है। तो ये राज्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कौन सा, यहां पर ये 42वां संविधान संशोधन किया गया जिसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री में किस ईयर में लाया गया था, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, या फिर आउटलुक एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये बताना है। हमारी कंट्री जो है 4थे नंबर की ग्लोबल एनर्जी कंज्यूमर है, यानी कि सबसे ज्यादा
जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है हमारी कंट्री में, वो चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए और तीसरे नंबर पर कौन है ये आप लोगों को बताना है, और चौथे नंबर पर है इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन था हालांकि, चलिए क्वेश्चन बनना रह गया ये आप लोगों के लिए। चलिए यहां पर जो बात की जा रही है इंडिया का जो शेयर है इन द ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वो सेकंड नंबर पर है। तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कहां पर है, तो वो है चाइना के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड जेंडर सेंसिटाइजेशन और एक पोस्ट करके प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो ये वर्क प्लेस पर खासकर, तो ये मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है। तो बहुत प्यारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कुछ नया जानने को मिलेगा आज के इस डिस्कशन में। तो आइए डिस्कशन के अंदर घुसते हैं बिना किसी देरी के। ये न्यूज आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं आप लोग। यहां पर डॉल्फिन के बारे में पता चलेगा आप लोगों को, कई सारे आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बन जाते हैं आप लोग के एग्जाम में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये आखिर न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है, अभी यहां पर एक पर्टिकुलर एरिया है उत्तर प्रदेश के अंदर जिसका नाम है प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में एक गैंगेटिक जो डॉल्फिन है उसकी हत्या कर दी गई पीट कर, ऐसा माना जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में अगर आप लोगों से बातें करूं तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है कि अगर गैंगेटिक डॉल्फिन को कोई मारता है तो किस एक्ट के अंदर ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो हमारी कंट्री में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसके अंदर ये पनिशेबल ऑफेंस है, यानी कि पनिशमेंट आप लोगों को मिल सकता है अगर गैंगेटिक डॉल्फिन को आप लोग मारते हैं तो। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है इसका साइंटिफिक नेम। तो इसको बोलते हैं प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है, तो गैंगेटिका इसको हिंदी में बोलेंगे गैंगेटिका, नॉर्मली इसको इंग्लिश में आप लोग बोल सकते हैं पीजी के नाम से, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये इसका क्या है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इनके साइंटिस्ट इसको इस नाम से पुकारते हैं। इसको जो ऑफिशियल जो डिस्कवरी इसको मिली थी यानी कि 1801 में पता चला था कि कोई ऐसी कोई मछली आप लोगों को देखने को मिलती है, और ये कौन से एरिया में रहती है, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर रीजन में। और इसी के साथ में यहां पर जो कारनापुली संगूर जो रिवर है, यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सिस्टम इंडिया नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश वाले एरिया में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। एक बार आप लोगों को सिस्टम में दिखा देता हूं किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहां पर ये गंगा हो गई और ये हो गई ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक है, जब ये दोनों मिलकर आगे यहां पर जाकर गिरती है इसमें, जिसको आप लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सुंदरवन डेल्टा, तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी लार्ज स्केल पर ये मछली पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहां पर कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो होती है, जब वो आगे चलकर गिरती है यहां पर बे ऑफ बंगाल में, तो किस नाम से उनको पुकारा जाता है, तो मेघना के नाम से उनको पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना इसके बारे में। बाकी अगर नेक्स्ट आप लोगों से मैं बातें करूं, यहां पर गंगा रिवर जो डॉल्फिन है, ठीक है, वो ओनली जो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है, तो फ्रेश वाटर के अंदर पाई जाती है, पर लेकिन अभी आप लोगों को पता है यहां पर काफी लार्ज स्केल पर फ्रेश वाटर की कमी आप लोगों को देखने को मिलती है साफ सुथरे पानी की वजह से। तो ये माना जाता है कि इनके द्वारा अपनी आंखें बंद कर ली गई है, या फिर इनको ब्लाइंड ये एक तरीके से बोला जाता है, क्योंकि ये आज के में देखती नहीं है। क्या फिर कैसे यहां पर ये अपना शिकार करती है, कैसे ये हंटिंग करती है, तो ये है अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है उससे ये हंटिंग करती है। अल्ट्रासोनिक साउंड जो होती है जिसका इनको शिकार करना होता है, ये उसकी इमेज क्रिएट कर लेती है अपनी माइंड में, और जिसके बेस पर फिर ये उसको देखती हैं और उसका शिकार करती हैं। यानी कि अल्ट्रासोनिक जो यहां पर जो बेसिकली साउंड है वो ये हेल्प करती है यहां पर इनको इनका शिकार मिलने में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन मछली को सुसु के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इन्हीं का नाम है। अगर एग्जाम में ये लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना, यार ये क्या पूछ लिया, सर ने तो बताया नहीं था, पर लेकिन सर ने बताया था, आप लोगों ने सुना नहीं था। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसी के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नेशनल जो एक्वेटिक एनिमल है वो किसको आप लोग पुकारते हैं, तो ये गैंगेटिक जो डॉल्फिन है इनको नेशनल एक्वेटिक एनिमल हम लोग पुकारते हैं, यानी कि हमारी कंट्री का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है ये डॉल्फिन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और 2009 में हमारी कंट्री में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसी के साथ में अगर बात करें अगर बात करें यहां पर मैक्सिमम ये भी आप लोगों को उस एरिया में पाई जाती है जहां पर मछलियां पाई जाती हैं, और नॉर्मली यहां पर दूसरी मछलियां जो पाई जाती हैं उसको अपना भोजन बनाती हैं यहां पर ये जो मछलियां होती हैं, और इंसान भी उस एरिया में पाए जाते हैं जहां ये मछलियां पाई जाती हैं। तो दोनों के बीच में कई बार आप लोगों को कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि जाल फेंका जाता है किसी और मछली के लिए और ये भी उसके पकड़ाई में आ जाती है। ठीक है, तो एक्सीडेंटली अगर कोई कोट हो जाती है, जिसको आप जो फिशिंग जो बेसिकली नेट होता है उसमें, तो इसको
इसको बोलते हैं बाई कैच, ठीक है। तो बाई कैच ये कई बार पकड़ी जाती है, कई बार ना पकड़ने की इच्छा से भी होते हुए भी फिर भी यहां पर ये जाल में फंस जाती हैं, जिसके चलते यहां पर ये कई बार इनका खामियाजा भुगतना पड़ता है और इनकी कई बार जान भी जाती हुई नजर आती है। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या ह्यूमन की वजह से जो पोल्यूशन फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो रिवर का पानी है वो डिग्रेड किया जा रहा है, और भी कई सारे हम लोग कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं, कहीं इरिगेशन के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो इसकी वजह से भी इन मछलियों के जो रहने की जगह है वो काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो इस मछली के बारे में नहीं, आप लोग किसी भी मछली के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक मछली को यहां पर ये चीजें नुकसान पहुंचा रही है। या किसी भी जलीय प्राणी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, कछुए के लिए भी अगर लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। कोई भी अगर जीव जंतु जो पानी के अंदर पाया जाता है तो इन इंसानों की वजह से जो इंडस्ट्री में से पोल्यूशन निकल कर आ रहा है, एग्रीकल्चर वेस्ट की वजह से यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, या बाकी डैम वगैरह जो यानी कि बांध वगैरह जो बनाए जा रहे हैं उसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ये एक दिक्कत नहीं है, कई सारी प्रॉब्लम आप लोग एक तरीके से यहां पर जो पानी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम यहां पर आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें जो जीव जंतु रहते हैं उनको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 48A है, मैंने आप लोगों को बताया था अगर संविधान के अंदर आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का क्या है, वो है फंडामेंटल राइट। कौन से पार्ट में? तो पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये याद रखना। बाकी अब हम लोग पहुंच गए 48 के अंदर में, 48 पे पहुंच गए तो हम लोग पहुंच गए पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या है हमारी कंट्री में? पार्ट 4 में ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिनको आप लोग DPSP बोलते हैं, ठीक है। तो ये 36 से लेके जो आर्टिकल 36 है, तो 36 से लेके 51 तक आप लोगों को DPSP देखने को मिलेगी। तो इसमें जो आर्टिकल ये 48A है, मैंने पॉलिटी पढ़ाते हुए आप लोगों को बताया था, जिस भी आर्टिकल के आगे कैपिटल लेटर ABCD लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसको संविधान में संशोधन करके यानी कि अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 48A जो है वो ऐड किया गया हमारे संविधान में, जिसमें ये बोला जाता है राज्य को यानी कि स्टेट को कि वो प्रोटेक्ट करे और इंप्रूव करे इन्वायरमेंट और सेफ गार्ड करे जो भी वाइल्ड लाइफ है या फिर फॉरेस्ट है, इनके जो जंगल वाला एरिया है या उसमें जो भी जीव जंतु रहते हैं उनको सेव करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आर्टिकल 48A यहां पर ये बात करता है। इसी के साथ में आर्टिकल अगर बात करें यहां पर ये इसके बारे में, तो यहां पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, तब यहां पर ये आर्टिकल ऐड किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। इसी के साथ में अगर बात करूं तो आर्टिकल 51A जो है ये याद रखना, यहां पर ये इंपोज करता है फंडामेंटल ड्यूटी। 51A क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी इंपोज करता है, और ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ही हमारी कंट्री में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी का क्या मतलब है? आप लोगों ने स्पाइडरमैन मूवी देखी होगी, उसमें बोला था ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आप लोगों के पास में पावर है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप लोगों को फंडामेंटल राइट दे रखे हैं तो आप लोगों के पास में फंडामेंटल ड्यूटी भी है, आप लोगों को ये ड्यूटी भी फॉलो करनी पड़ेगी। और इन ड्यूटी में भी बोला जाता है कि प्रोटेक्ट एंड द इंप्रूव द नेचुरल जो इन्वायरमेंट है हमारे आसपास का, तो ये हमारी भी ड्यूटी है, जिसमें फॉरेस्ट, लेक हो गया, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, तो उनके बारे में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो यहां पर गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है DPSP में, और फंडामेंटल ड्यूटी में हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक आर्टिकल से आप लोग समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन बन गए यहां पर, ठीक है। तो ये काफी इंपोर्टेंट और प्यारा आर्टिकल मुझे लगा, तो इसमें से सारी डिटेल में मैंने अब आप लोगों को चीजें बता दी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए आगे बढ़ता हूं, नेशनल न्यूज की ओर चलते हैं। ये जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये न्यूज निकल कर आ रही है ब्लू इकोनॉमी से। तो ब्लू इकोनॉमी से न्यूज निकल कर आ रही है, पर हमारी कंट्री में कौन सी मिनिस्ट्री के रिलेटेड न्यूज है यहां पर? ये मिनिस्ट्री है अर्थ एंड साइंस। तो मिनिस्ट्री जो अर्थ एंड साइंस है, इसके द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी का मतलब क्या है? पहले तो आप लोगों को यहां पर यही पता होना चाहिए कि बेसिकली जो वर्ड यूज किया जा रहा है ब्लू इकोनॉमी, इसका क्या मतलब है। तो ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो डिपेंड करती है मैरीन रिसोर्सेज के ऊपर, यानी कि जो समुद्र में से जो रिसोर्सेज निकाले जाते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। और हमारी कंट्री में ये 4.1% जो कंप्राइज करती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी, वो ब्लू इकोनॉमी से निकल कर आता है। इसमें से आप लोग तेल वगैरह निकाल कर आते हैं, मछली पालन की आप लोग बात कर सकते हैं, बहुत सारा जो रिसोर्सेज आप लोग यहां से निकाल कर लेकर आते हैं जो समुद्र के अंदर से, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। अभी बात करें तो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है न्यू इंडिया 2030, तो उसमें ब्लू इकोनॉमी जो है वो यहां पर इसके तहत जो बात करते हैं, ब्लू इकोनॉमी जो है वो वन ऑफ द जो 10 कोर डायमेंशन इसके अंदर रखी गई है नेशनल ग्रोथ के लिए। तो उसमें से एक ब्लू इकोनॉमी भी है कि आप लोग कैसे ग्रोथ यहां पर लेकर आ सकते हैं। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो यहां पर जो ब्लू इकोनॉमी के अंदर में, उसके बारे में अगर बात करें तो ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है, इंप्रूव कैसे करना है। जो कोस्टल एरिया में कम्युनिटी रहती है, यानी कि कोस्टल एरिया जो हमारी कंट्री में है, खासकर जिसमें हमारी कंट्री के 9 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो कौन से
कौन से हैं उनको लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अभी। इसी के साथ में मेंटेन कैसे करना है नेशनल सिक्योरिटी, जो मैरीन एरिया और जो रिसोर्सेज है उनके बारे में भी यहां पर बात की जाती है। तो ब्लू इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोस्टल एरिया वाले एरिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वहां से कैसे कैसे आप लोग क्या क्या फायदा ले सकते हैं, तो इसमें क्या क्या बातें यहां पर की जाती है। तो ये बोला जाता है कि हमारी कंट्री में जो कोस्टल बाउंड्री है वो लगभग 7,500 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 7,500 किलोमीटर की जो ब्लू इकोनॉमी हम लोग यहां पर फायदा उठा सकते हैं। ये वो राज्य हमारी कंट्री में जो कि एक यूनिक जो मैरीटाइम पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। तो 28 राज्य में से 9 राज्य ऐसे हैं हमारी कंट्री में कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ में अगर बात करें हमारी कंट्री में जो नेशन के आसपास वाले एरिया में जो आइलैंड है, ठीक है, यानी कि जो द्वीप समूह है, ये 1382 द्वीप समूह है हमारी कंट्री में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। इसी के साथ में अगर बात करें तो हमारी कंट्री में नियरली 199 पोर्ट है छोटे छोटे, पर लेकिन अगर बात करें बड़े जो है वो मेजर 12 है, कहीं कहीं 13 भी आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन भी यहां पर चल रहा है। एक यहां पर बात करें अगर 1400 के करीब मिलियन टन कार्गो जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो सामान लाया और ले जाया जाता है वो ओशन के थ्रू यहां पर निकल कर आता है। इंडिया जो एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है, यहां पर 2 मिलियन के करीब स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर जो लिविंग और नॉन लिविंग जो रिसोर्सेज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी के साथ में जो रिसोर्सेज यहां पर जैसे क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए जो कोस्टल इकोनॉमी है वो सस्टेन करती है लगभग 4 मिलियन के करीब। 4 मिलियन का मतलब होता है लगभग 40 लाख के करीब जो लोग हैं कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, तो उनको यहां पर इस इकोनॉमी से फायदा होता है। और हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी में यहां पर 4.1% ही अपना रोल प्ले करती है। तो किस किस राज्य की बात की जा रही है, तो इसमें गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दूसरा, तीसरा गोवा हो गया, चौथा हो गया कर्नाटका, पांचवा हो गया केरला। तो 5 राज्य तो आप लोग यहां पर देखते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। 4 राज्य इधर देखने को मिलेंगे, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये और इसी के साथ में उड़ीसा हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। तो 4 राज्य उधर है। तो टोटल 9 राज्य हमारी कंट्री में ऐसे हैं जो 7,500 ये बेसिकली जो किलोमीटर वाला एरिया है जो यहां पर ये आप लोग को ओशन से टच करता हुआ हमारा नजर आता है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि ऊपर जो लैंड वाला एरिया है अगर हमारी कंट्री का, ये कितना है अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, ये तो आप लोगों ने कोस्टल वाला एरिया देख लिया, तो लैंड वाला एरिया आप लोगों को बताना है आंसर इसका क्या होगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है इकोनॉमी के बारे में, पर इकोनॉमी के साथ में डेवलपमेंट के बारे में भी यहां पर बात की जा रही है और इसी के साथ में इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो इकोनॉमी वर्सेस डेवलपमेंट या फिर इन्वायरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आते हैं, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। हमारी कंट्री में जो अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है, तो पहले आप लोग एरिया देख लीजिए, ये हमारी कंट्री की मेन लैंड है और यहां से आप लोग यहां पर आएंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को यहां पर है अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया। दूसरी साइड में आप लोगों को अरेबियन सी देखने को मिलेगा, यहां पर क्या है, यहां पर है लक्षद्वीप वाला, ये आइलैंड है हमारी कंट्री के, तो इनके एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो फिलहाल जो आर्टिकल है वो है अंडमान निकोबार वाले एरिया के बारे में। तो क्या है इसके बारे में आर्टिकल, वो समझने की कोशिश करते हैं। बात ये की जा रही है कि अंडमान निकोबार वाले एरिया के आइलैंड वाला जो एरिया है हमारी कंट्री के पास वाला, तो वहां पर काफी लार्ज स्केल पर जाइंट जो लेदरबैक टर्टल पाए जाते हैं। लेदरबैक टर्टल का मतलब है कछुए हैं, इनके ऊपर जो है जो नॉर्मल जो नहीं होता, जो काफी टाइट वाला जो पत्थर नुमा जो आकृति होती है, आप लोगों को वो इनके ऊपर देखने को नहीं मिलेगी। इनके ऊपर आप लोगों को जो स्किन है वो बड़ी ही नॉर्मल सी आप लोगों को नजर आएगी और वो फिसलने वाली स्किन होती है, वो टाइट वाली स्किन नहीं होती है। तो बोला जा रहा है कि अगर यहां पर जो टूरिज्म या फिर पोर्ट डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं, तो जो कंजर्वेशनिस्ट यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जो लोग उनको कंजर्व करने का बात करते हैं, उनको काफी चिंता हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में यहां पर अर्थव्यवस्था जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करेगी, जिसके चलते यहां पर जो नेचर पर ध्यान नहीं रखा जाएगा। तो बोला जा रहा है कि ये सी टर्टल जो यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ये छोड़कर आर्टिक और अंटार्कटिक वाला रीजन, यानी कि जो पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहां पर छोड़कर ये मैक्सिमम लॉन्ग रेंज में आप लोगों को सी टर्टल यानी कि जो समुद्र के अंदर कछुए पाए जाते हैं। और आज की डेट में इंडियन ओशन के बारे में अगर बात करें तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान निकोबार आइलैंड वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। इनकी स्किन जो होती है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी कवर्ड रहती है, बेसिकली ऑयली स्किन, जो ऑयली फ्लेश जो स्किन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, नॉर्मल टाइट वाली स्किन नहीं, यानी कि इसके ऊपर अगर प्रेशर डालोगे तो इनकी जान जा सकती है। तो हमारे संविधान में इनको कहां पर, हमारे संविधान में सॉरी हमारी कंट्री में अगर एक्ट के बारे में बात करें तो कहां पर प्रोटेक्ट किया गया है, तो शेड्यूल 1 है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, 1972 का जो एक्ट है, ठीक है। बेसिकली आप लोगों से मैंने अभी क्या बात की थी,
आप लोगों से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में, ठीक है। तो अगर उसको आप लोग थोड़ा सा उसके ऊपर आप लोगों की नजर डलवाओ तो आप लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। और अभी यहां पर कछुए के बारे में बात करें तो यहां पर भी मैंने आप लोगों से क्या बात की, यहां पर भी मैंने आप लोगों से बात की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो कोई भी वाइल्ड लाइफ जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में एक्ट है, इसके अंदर पावर रहती है कि आप लोगों को उनको प्रोटेक्ट करना है। तो हाईएस्ट लीगल ऑफ प्रोटेक्शन जो दी जाती है वो शेड्यूल 1 में यहां पर सबसे अच्छी प्रोटेक्शन दी जाती है। तो उस वाली प्रोटेक्शन की कैटेगरी में इन कछुओं को यहां पर रखा गया है, जिनकी बाहर से जो है ये फिसलने वाली ऑयली स्किन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंडमान जो आइलैंड वाला एरिया है यहां पर ये काफी प्रोमिनेंट है। बात करें नेशनल मेरीन जो टर्टल एक्शन प्लान इसके लिए रिलीज किया था हमारी कंट्री में। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए कि नेशनल मेरीन टर्टल प्लान जो है वो किसके द्वारा रिलीज किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा यहां पर इसको रिलीज किया गया था 1 फरवरी 2021 में। पर लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, अभी यहां पर डेवलपमेंट का प्लान किया जा रहा है। तो दोनों कंट्रोवर्सी में हो गए, एक साइड में प्रोटेक्ट की बात करें और एक साइड में डेवलपमेंट की बात करें, तो कैसे उसको लेकर चला जाएगा वो देखने वाली बात होगी। तो इंपॉर्टेंट जो कोस्टल एंड द मेरीन जो बायोडायवर्सिटी एरिया है उसको इंक्लूड भी किया गया कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट के अंदर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जब कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट के अंदर आ जाता है तो वो बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन भी आप लोगों को नहीं करना है, पर फिर भी ऑलरेडी तुमने खुद ने इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट के अंदर रख दिया और फिर आप लोग यहां पर इसमें कंस्ट्रक्शन भी करने जा रहे हो। तो ये जो बोला गया है उसके अपोजिट में बात जा रही है। इसमें अगर बात करें साउथ बे या फिर वेस्ट बे ऑन द जो लिटिल अंडमान है या फिर जो गैलेट ऑन द जो ग्रेट निकोबार वाला एरिया देखने को मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर एरिया में एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर टर्टल हैबिटेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और खासकर जो लेदर बैक जो नेस्टिंग जो ग्राउंड है, इनके जो कछुए होते हैं जब अंडे देते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में, तो काफी बड़ा एरिया आप लोगों को कवर यहां पर नजर आएगा। पर लेकिन अगर डेवलपमेंट किया जाता है तो ये भी यहां पर काफी नुकसान में पड़ते हुए नजर आएंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में, नीति आयोग का जो प्लान है वो बेसिकली कंसर्न करने वाला है यहां पर दो जो बेसिकली बोला गया 3 की जो नेस्टिंग बीच है उन पर यहां पर डेवलपमेंट किया जाएगा, जहां पर ये कछुए जो हैं वो अपना नेस्टिंग यानी कि अंडे देते हैं। 2 जो लिटिल अंडमान वाले एरिया है और एक यहां पर ग्रेट निकोबार वाला एरिया है जहां पर ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो लिटिल अंडमान वाला जो एरिया यहां पर बोला जा रहा है, ये बोला गया है कि उसमें तो आप लोगों को डी रिजर्व करना पड़ेगा लगभग 200 स्क्वायर किलोमीटर वाला एरिया, यानी कि एक तरीके से यहां पर जो रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है वहां पर भी, और जो ओंगे ट्राइबल रिजर्व वाला एरिया है लगभग उसमें भी 140 स्क्वायर किलोमीटर वो भी आप लोगों को डी रिजर्व यानी कि उसको खाली भी करना यहां पर पड़ेगा अगर इस प्लान को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात होगी कि किस तरीके से चीजों को लेकर यहां पर चले जाना है। नीति आयोग के द्वारा बोला गया है कि जो एम्बिशियस टूरिज्म विजन है लिटिल अंडमान के लिए, ये मेगा शिपमेंट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है यहां पर, ये जो है गैलेट बे के अंदर जो ग्रेट निकोबार के अंदर, तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है इसमें ये बोला गया कि कुछ ऐसा एरिया है जो प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी तो उसको डी रिजर्व किया जाएगा, यानी कि जो रिजर्व है उसको रिजर्व से हटाया जाएगा। और यहां पर जो ओंगे जो ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है, क्वेश्चन बन जाएगा कहां पर पाई जाती है, लिटिल अंडमान वाले एरिया में, तो इनको भी वहां से हटाया जाएगा अगर इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। अब जितनी बातें मैंने आप लोगों को बोली, ये लिटिल अंडमान है, ये इस तरीके से यहां पर ये आप लोगों को बोला कि हाँ ये निकोबार वाला एरिया है, ये बेसिकली मिडिल अंडमान है, जो भी है इसके बारे में एक क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है कि नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ में इनको लगाने का, यानी कि अगर आप लोग इसके बारे में मैप में लगाने का क्वेश्चन भी कई बार आया। तो अगर बात करें 2 एरिया में ये डिवाइड है, एक हो गया यहां पर अंडमान, ठीक है, पर्टिकुलर ये एरिया हो गया अंडमान आइलैंड, इसके नीचे जाएंगे तो निकोबार हो गया। तो जो अंडमान और निकोबार है यहां पर ये 2 एरिया में डिवाइडेड है, ऊपर हो गया अंडमान और नीचे हो गया निकोबार। तो पहले अंडमान को हम लोग देख लेते हैं। अंडमान में नॉर्मली आप लोग देखेगा सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान, दूसरे नंबर पर है मिडिल अंडमान, तीसरे नंबर पर है लोअर अंडमान, ठीक है, और चौथे नंबर पर यहां पर ये लिटिल अंडमान। तो नॉर्थ मिडिल लोअर लिटिल, ठीक है। तो नॉर्थ हो गया सबसे ऊपर, नॉर्थ हो गया सबसे सीधी सीधी बात होगी, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो लोअर हो गया और बीच में हो गया मिडिल, ठीक है। पर लेकिन जो छोटा है उसको सबसे नीचे रख दिया गया उठाकर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा, यानी कि नॉर्थ तो नॉर्थ में हो गया, लोअर नीचे हो गया और बीच में मिडिल आ गया, तो 3 को अलग कर दिया गया। और ये फिर जो है यहाँ पर ये बिल्कुल अलग सेपरेट है, यहाँ पर इससे थोड़ा सा ये लिटिल हो गया, यानी कि छोटे से बच्चे को अलग फेंक दे बेचारे को उठाकर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ में अगर बात करें पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर लोअर अंडमान पर है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगर निकोबार के बारे में आप लोगों से बात की जाती है तो इसके बारे में भी आप लोग कुछ बातें याद रखते हैं। जैसे कि निकोबार के बारे में बात करें तो यहां पर ये ऊपर हो गया कार निकोबार, ठीक है।
नीचे आप लोग आएंगे तो यहां पर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहां पर ये हो गया लिटिल निकोबार, और फिर सबसे नीचे आएंगे तो ग्रेट निकोबार हो गया। तो निकोबार वालों ने अच्छा काम कर रखा है, ग्रेट को सबसे नीचे रखा हुआ है, ठीक है। यहां से आप लोग को अगर लिटिल से जाना है तो कार में बैठकर इस पर जाइए, लिटिल से कार में बैठकर निकोबार पर जाइए और फिर आप लोग को लिटिल मिलेगा, यानी कि इसके लिटिल अंडमान के और लिटिल निकोबार के बीच में कार निकोबार है, ठीक है। फिर आप लोग नीचे आएंगे तो ये ग्रेट निकोबार आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये मेन है जिनको अंडमान निकोबार वाली कैटेगरी में आप लोग बोलते हैं। बाकी यहां पर बोमपोका, ये अलग अलग यहां पर छोटे छोटे आइलैंड है, इनके नाम याद रखने हैं। जैसे यहां पर ये हो गया नैनकोवरी, ठीक है। यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया कचला, तो ये पर्टिकुलर जैसे ये हो गया यहां पर टारसा, तो ये पर्टिकुलर छोटे छोटे आइलैंड है। बाकी ये मेन है जिनके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इस पार में आप लोगों को अंडमान सी भी यहां पर देखने को मिलेगा। और इधर हो गया इंडियन ओशन, तो सारा जो एरिया है ये इंडियन ओशन के अंदर है। तो ये पूरा एक तरीके से मैप के बारे में हो गया आप लोगों के सामने। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, अगर कभी कंफ्यूजन होगा तो इसको पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो जो यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब है उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया है, फाउंडेशन रखा गया है यहां पर किसका, वेरियस प्रोजेक्ट कहां पर, केरला के अंदर में। तो केरला को अगर आप लोग मैप में देखना चाहेंगे तो हमारी कंट्री में जो केरला है वो साउथ में राज्य देखने को मिलेगा, और खासकर कहां पर है, ये लक्षद्वीप वाली साइड में आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि अरेबियन सी के अंदर में। तो यहां पर ऊपर कर्नाटक टच करता है और नीचे तमिलनाडु टच करते हैं। इसके अंदर पौंडीचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको मेहे बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो मेहे पौंडीचेरी है यहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर यनम है। पौंडीचेरी बहुत ज्यादा न्यूज में, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है आप लोगों को। तो यहां पर यनम हो गया, सबसे नॉर्थ में यनम है, ठीक है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो मेहे है, फिर पौंडीचेरी यानी कि पुदुचेरी, और फिर कराईकल हो गया, ठीक है। सबसे नीचे कराईकल है। तो इस पर्टिकुलर जो न्यूज है इससे रिलेटेड ये बातें की जा रही हैं, तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं थोड़ा सा एक बार और डिटेल में समझ लेते हैं। तो बात की गई केरला के अंदर ये प्रोजेक्ट है कई सारे, तो इंटरनेशनल जो क्रूज टर्मिनल है इन कोच्चि, तो इनोग्रेट किया गया है, इनोग्रेट ऑफ सागरिका, द इंटरनेशनल क्रूज जो टर्मिनल है कोच्चि के अंदर, तो सागरिका है इसका नाम, ठीक है। तो सागरिका यहां पर ये क्रूज आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्रूज क्या होता है, बेसिकली क्रूज जो होता है जो सामान ले जाने, जो सामान्य सॉरी इंसानों को ले जाने का काम करता है, यानी कि एक तरीके से टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को यहां पर बात की जा रही है ओवर, जो यहां पर इसके अंदर काफी सारे लोग, मतलब एक तरीके से काफी सारे लोग यहां पर जो एक तरीके से इसके अंदर जा सकते हैं। और फर्स्ट फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। जो मैरीन इंजीनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है यहां पर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसी कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड का, कहां पर है, विज्ञान सागर, ये न्यू नॉलेज कैंपस की तरीके से डेवलप करने की बात की जा रही है। और मैरीन इंजीनियरिंग जो है वो भी यहां पर बात की जा रही है, तो काफी अच्छे से इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके बारे में आप लोगों को हालांकि पहले पढ़ा चुका हूं, रोरो विसल सर्विस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसके बारे में समझेंगे अभी। बाकी इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर, यह है प्रोपलीन जो डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो है वो भी स्ट्रेंथन किया जाएगा यहां पर, जो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखी जाएगी। रोरो सर्विस क्या है, रोरो सर्विस का मतलब होता है कि बहुत बड़ा एक ऐसा जहाज होता है, उसके अंदर बस ट्रक गाड़ी वगैरह सब कैसे की जाती है। मान लीजिए पर्टिकुलर ये एक पोर्ट हो गया, इस पोर्ट से इस पोर्ट पर यहां पर आना है, तो इसको मान लीजिए कोई बहुत बड़ी नहर है बीच में, तो यहां से जहाज में भरकर इस पोर्ट से उठाकर इस पोर्ट पर इनको छोड़ दिया जाएगा, अपना काम धाम करेंगे और फिर शाम को फिर वापस चले जाएंगे इसमें इनको भरकर अंदर। तो ये इस तरीके से इसको रोरो सर्विस बोलते हैं। तो एक जगह से उठाना, दूसरी जगह पर छोड़ देना और फिर शाम को इनको वहीं पर ले जाकर छोड़ देना। वरना अगर किसी दूसरे एरिया से होकर जाएंगे जहां पर बहुत ज्यादा ऐसा एरिया है जहां पर अगर बात करें, इसको समझने के लिए आप लोग यहां पर समझिए, एक मिनट एक सेकेंड, ये सारा मैप यहां पर ये, अब इसको देखिए आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। मान लीजिए यहां पर इंडिया से श्रीलंका आप लोगों को जाना है, ठीक है। तो इंडिया से श्रीलंका जाने के लिए कोई ऐसी सड़क बनी हुई है दूर को बहुत जार, ठीक है। तो अगर यहां से अगर केरला से मान लीजिए श्रीलंका में जाना है, तो कहीं दूर को हम लोगों ने एक सड़क बना रखी है, तो यहां पर हम लोग को सड़क बना रखी है, तो सड़क से हम लोग आसानी से जा सकते हैं। पर लेकिन अगर यहां पर आसानी से अगर श्रीलंका में हम लोग को जाना है, तो रोरो सर्विस अगर हम लोग स्टार्ट कर लें, तो जहाज में सामान यहां से भरा और यहां पर छोड़ दिया, और फिर शाम को काम किया इधर और फिर वापस यहीं पे आ गए उसी जहाज में बैठकर इस तरीके से। तो ये दुनिया भर का जो पैसा खर्च किया जाता है यहां से जाने में, जो ट्रांसपोर्ट के थ्रू सिस्टम ये लगता है, तो वो भी यहां पर बच जाएगा। और जो ट्रांसपोर्ट है वाटर के थ्रू, जिसको आप लोग वाटरवेज बोलते हैं, वो सबसे सस्ता भी होता है, तो उसके पॉइंट ऑफ से वो काफी फायदेमंद भी है, ठीक है। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो रोरो सर्विस काफी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर बात की जा रही है सर्वे और जो रिपोर्ट है उसके बारे में। तो क्या न्यूज है यहां पर, उसको हम लोग समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है।
इंडिया के बारे में बात की जा रही है तो एनर्जी जो इंडिया से रिलेटेड जो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2020 है वो अभी यहां पर देखने को मिला। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा रिलीज किया गया। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको IEA आप लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये यहां पर कंट्री स्पेसिफिक भी आप लोग यहां पर ये डेटा प्रस्तुत करती है। तो हमारी कंट्री का जो इंडिया एनर्जी आउटलुक है वो इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो बोला गया कि इंडिया के सामने कई सारी अपॉर्चुनिटी है और कई सारे चैलेंजेस हमारी कंट्री के सामने देखने को मिलेंगे। तो क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चैलेंजेस है, तो उनके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। सबसे पहले तो ये आप लोगों को आंसर राइटिंग में कुछ लिखने के लिए आता है, तो वहां पर भी आप लोग इन पॉइंट को यूज कर सकते हैं कि इंडिया का जो एनर्जी आउटलुक है 2021 ये यहां पर बेसिकली वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो सीरीज है उसका एक पार्ट है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो ये किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, जिसके द्वारा इंडिया एनर्जी आउटलुक प्रस्तुत किया गया, यानी कि जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, इंडिया जो है ये बोला जा रहा है कि बिगेस्ट शेयर एनर्जी जो डिमांड है ग्रोथ वो आने वाले टाइम में 25% के करीब यहां पर, यानी कि 25% के करीब नेक्स्ट 2 डेकेड यानी कि नेक्स्ट 20 सालों में हमारी डिमांड बढ़ने वाली है। और आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन को पीछे छोड़ के वर्ल्ड में तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाली कंट्री हम लोग बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम आज की डेट में चौथे नंबर पर है। जी हां, हम लोग चौथे नंबर पर है। तो हमसे ऊपर 3 कौन है अभी फिलहाल? सबसे ज्यादा जो एनर्जी यूज की जाती है वो चाइना के अंदर यूज की जाती है, यानी कि प्रोडक्ट बनाना, कुछ भी डीजल पेट्रोल ये सब चीजें तो चाइना के अंदर। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूएसए के अंदर कंज्यूम करता है और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आज के डेट में 27 मेंबर हैं। तो इसके अलावा बात करें, पहले 28 मेंबर थे जब से ब्रेक्जिट हुआ। ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना। अब यहां पर 27 मेंबर यहां पर रह गए हैं। तो 27 मेंबर का जो ग्रुप है यहां पर ये, इसको अगर कंबाइन कर लो तो इंडिया 2030 में इससे भी आगे निकल जाएगा। आज के डेट में इंडिया चौथे नंबर पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है। अगर आगे आप लोगों से बात करें यहां पर तो ये बात की जा रही है कि इंडिया का जो एनर्जी कंजप्शन है यहां पर वो नियरली डबल हो रहा है। अगर बात करें, जो बात की जा रही है कि एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि नियरली डबल होगा एज नेशनल ग्रोथ जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारी कंट्री की वो एक्सपेंड होगी। हमारी कंट्री को बोला जा रहा है कि 8.6 ट्रिलियन हो सकता है 2040 तक का, अगर नेशनल जो हम लोग पॉलिसी सिनेरियो के हिसाब से यहां पर बात करें। 2040 में जो इंडिया है उसका जो बेसिकली अगर अकाउंट के बारे में बात करें तो 20% जो ग्लोबल ग्रोथ है, जो इंडस्ट्रियल वैल्यू के बारे में बात करें तो वो ऐड होने वाला है हमारी कंट्री में। और फाइनल एनर्जी कंजप्शन भी हमारी कंट्री में बढ़ेगा। आप लोग बात करें ना आत्मनिर्भर भारत हमारी कंट्री में, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारी ही कंट्री में जब ये सारे प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारी ही कंट्री में सारी चीजें होंगी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए, कहीं डीजल लगेगा, कहीं पेट्रोल लगेगा, कहीं आप लोग को यहाँ पर कोयला लगता हुआ नजर आएगा, तो कहीं सोलर एनर्जी यूज होती नजर आएगी। तो उस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो बात की जा रही है ये 74% के करीब, लगभग 8.7 मिलियन बैरल पर डे हो जाएगी। कब तक? 2040 तक का। तो ये यहां पर कंडीशन देखने को मिल रही है। इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट होगी नेचुरल गैस की, और इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ट्रिपल कंडीशन पर पहुंच जाएगी, मोर देन ट्रिपलिंग 2040 तक का। नेचुरल गैस जो इंपोर्ट है हमारी कंट्री की जो डिपेंडेंसी है वो 20% थी 2010 में, जो बढ़कर 2019 में लगभग 50% हो गई है। और ये 2040 से बोला जा रहा है कि लगभग 60% तक यहां पर चीजें बढ़ेंगी। अगर कोयले के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है काफी लार्ज स्केल पर हम लोग यूज करते हैं। लगभग 70% जो ओवरऑल जनरेशन है हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में वो कोयले से निकल के आता है। तो कोयले का कंजप्शन अगर घटेगा हमारी कंट्री में तो हमारी कंट्री में क्लीन एनर्जी हो पाएगी, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, वो सब चीजें। तो हमारी कंट्री अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में, तो वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तो ये सारा जो डेटा प्रस्तुत किया गया है ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस, यानी कि पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसको बनाया कब गया था? ये बनाया गया था 1974 में। ठीक है, तो ये वही फ्रांस है। आप लोगों में से एक बच्चे के द्वारा मूवी शेयर की गई थी आई एम क्लाम। ठीक है, तो वो मूवी देखी मैंने बैठ के, हालांकि वो पहले भी देख रखी थी, लेकिन ऐसी ऐसी मूवी है उनका मैं रिवीजन भी कर देता हूँ कभी कभी। तो आई एम कलाम मूवी मैंने देखी, तो बड़ी ही प्यारी मूवी लगी। तो उस मूवी में वहां पर मुझे एकदम याद आ गया। तो उसमें जैसे वो ढाबे पर काम करता है वो छोटा सा बच्चा, तो उस ढाबे पर जब वो काम करता है तो वहां पर एक जो फॉरेनर आता है तो बोलता है कहां से है? फ्रांस। तो बोलता है फ्रांस, पेरिस। तो हाँ कहता है पेरिस, तो कैपिटल पेरिस। तो वो याद आ गया मुझे एकदम।
तो कैपिटल पेरिस यहां पर आप लोग देखते हैं तो नवंबर 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। बाकी सब्सिडरी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिसर्च डिवीजन, इसकी सब्सिडरी आप लोग देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर कुछ और बातें आप लोगों से जानने को मिली, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है पेरिस बेस्ड एक ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूशन है, ये बेसिकली एक तरीके से काम क्या करता है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां पर क्या क्या है। इसको जब बनाया गया था 1974 में, तो 1973 में ऑयल क्राइसिस देखने को मिला था जब ये बनाया गया था। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत यहां पर चीजें देखने को मिली। ऑयल क्राइसिस के बाद में लगा कि कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रख सके, तो ये एजेंसी तब बनाई गई। आइए अब थोड़ा सा स्किल के बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम के बारे में क्या क्या बात की जा रही है उसको समझ लेते हैं। यहां पर ये स्टेटस ऑफ स्किल यूथ, हमारी कंट्री में जो स्किल यूथ है, जो कि स्किल जिनको दी जाती है, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में इंफॉर्म किया राज्यसभा में कि स्टेटस क्या है हमारी कंट्री में जो यूथ है उनकी स्किल का। तो यहां पर अगर बात करें हम लोग इसके बारे में, जिसको आप लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब क्या होता है कि सेंटर पैसे देगा यहां पर, अगर कोई भी ऐसा यहां पर स्किल डेवलपमेंट का काम चले है तो स्पॉन्सर्ड है, इनके सेंटर और स्टेट मिलकर काम करें किसी राज्य में अगर कोई स्कीम चलेगी तो शॉर्ट ड्यूरेशन जो है यहां पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए, तो शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी के साथ में यहां पर रिकॉग्निशन है, यहां पर प्री जो यहां पर प्रायर लर्निंग, तो इसको भी यहां पर यूथ को प्रोवाइड कराई जाती है। इनके अलग अलग प्रोग्राम आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे जिसके तहत यहां पर ये चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो स्किल मिशन है जो हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था 2015 में। ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जिसके तहत हम लोग स्किल प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। तो इसके तहत कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको आज के दिन में आप लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम चेंज करके क्या किया गया याद है आप लोगों को? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं आज के दिन में हम लोग, पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते थे। तो यहाँ पर जन जो एक तरीके से यहाँ पर इसके जो प्रोग्राम थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोला जाता था, अब यहाँ पर इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन बोलते हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते थे, तो इसके अंदर यहाँ पर ये प्रोग्राम जिसको बोलते हैं जन शिक्षण संस्थान, ये ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर 2018 में, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, जन शिक्षण संस्थान जो है यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है वोकेशनल ट्रेनिंग टू द नॉन जो लिटरेट, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं है, फिर कम एजुकेशन ली गई है, स्कूल ड्रॉप आउट है, तो उनको कैसे एजुकेशन कुछ प्रोवाइड करानी है ताकि वो कुछ काम धंधा कर सके। यानी कि किसी को मान लीजिए बढ़ई यानी कि कारपेंटर का काम सिखा दिया, किसी को इलेक्ट्रिसिटी का काम सिखा दिया, ठीक है, किसी को जैसे कि जूते चप्पल गांठने का काम सिखा दिया, तो वो इंसान जो कि आज के में जो फ्री है उसको कोई ना कोई स्किल ऐसे देते ताकि वो काम कर सके। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर वो आगे चलकर चाहे तो उसमें एक अच्छा खासा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है अगर उसका इंटरेस्ट है तो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है नेशनल अप्रेंटिसशिप जो प्रोग्राम यहां पर रहता है। अप्रेंटिस का आप लोगों ने बात की होगी यार, अप्रेंटिस क्या काम कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेनिंग के साथ साथ में कुछ अर्निंग भी हो रही है, ठीक है। यानी कि कहीं ऐसे काम करना कि सीखा भी जा रहा है और थोड़ी सी कमाई भी हो रही है, तो ऐसे आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो अप्रेंटिस एक्ट था हमारी कंट्री में 1961 का, जिसके तहत यहां पर फोकस किया गया कि इंडियन यूथ को प्रोवाइड करना है स्किल ताकि वो आगे चलकर जॉब उनको मिल सके। ऑपरेशनलाइज किया गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा और एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा, तो मिलकर यहां पर काम किया गया। इसी के साथ में एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं हमारी कंट्री में क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम। तो ये हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम है 19, ये यहां पर बेसिकली हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम, इसमें 137 के करीब जो ट्रेडर्स हैं वो प्रोवाइड कराते हैं लगभग 14,788 ITI हमारी कंट्री में जो है, ठीक है। तो उनके तहत यहां पर ये बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये सारा बेसिकली ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है हमारी कंट्री में ये जो पूरा फोकस रहता है, तो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसके तहत कौशल प्रोवाइड कराने की कोशिश कंट्री में की जा रही है, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पॉलिटी के अंदर भी आप लोग इस न्यूज को बोल सकते हैं। हमारी कंट्री में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक क्रिमिनल डिफेमेशन का केस था, जिसमें हमारी कंट्री में एक मिनिस्टर थे और उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। तो जब केस आया यहां पर क्रिमिनल डिफेमेशन का, तो उसको खारिज कर दिया गया जो मिनिस्टर का केस था, और उसमें यहां पर यह बोला गया कि जो वुमेन है उसको सपोर्ट करने हैं सेक्सुअल हरासमेंट का अगर कोई केस आता है तो। हमारी कंट्री में जो विशाखा दत्त गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, उसके बाद में बात की गई थी एक एक्ट की जिसको बोलते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। प्रिवेंट करना है यानी कि रोकना है, प्रोहिबिट करना है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करके चलना है और रिड्रेसल करना है अगर कोई दिक्कत हो। तो ये एक्ट आया था 2013 में। तो इसके तहत यहां पर बोला गया कि राइट टू रेपुटेशन जो है उसको आप लोग ऊपर नहीं रख सकते हैं राइट टू लाइफ और डिग्निटी से, यानी कि वुमेन की जो डिग्निटी है वो ज्यादा है आपकी रेपुटेशन से अच्छी। हमारी कंट्री बात करें तो अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू रेपुटेशन जो है वो इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का, यानी कि राइट टू लाइफ का आर्टिकल ये एक पार्ट है, पर लेकिन डिग्निटी फिर भी ऊपर है। अगर सेक्शन 499 के बारे में बात करें तो क्रिमिनल डिफेमेशन
ऑफ इंडियन पिनल के कोड 1860 के तहत यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये एक तरीके से बोलता है कि ये नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि आप लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कोई अपना कुछ बात रखना चाहे तो वो रख सकता है, तो इसको आप लोग नहीं रोक सकते हैं। तो आर्टिकल जो यहां पर 21 है राइट टू लाइफ, ठीक है। तो राइट टू लाइफ जो है पर्सनल लिबर्टी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको फोकस देकर चलना पड़ेगा। और इसी के साथ में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो एवरी पर्सन की आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें मेनका गांधी, ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1978 का, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर जो डायमेंशन दी गई आर्टिकल 21 की, ठीक है। तो राइट टू जो लीव है वो नॉट मेयरली बस फिजिकली हम लोग को लीव रहना है, हमारी लाइफ जो एक डिग्निटी वाली लाइफ भी होनी चाहिए। और जब वुमेन की डिग्निटी की बात आती है तो वहां पर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी दी जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर बात करें आज के में, तो वुमेन को काफी सारे सपोर्ट किया जा रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वुमेन को हम लोग आगे निकाल कर ला सकें, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहां पर जो डिफेमेशन है हमारी कंट्री में दो कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक तो सिविल डिफेमेशन बोलते हैं, एक को आप लोग क्रिमिनल डिफेमेशन की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो सिविल है यहां पर इसका मतलब कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है, जैसे कि एक तरीके से अगर कोई सिविल अगर कोई कैटेगरी में आता है तो उसको बोलते हैं कि कंपनसेशन आप लोगों को देना है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है किसी पर्टिकुलर पर्सन को बदनाम करने लगे, यार ये पर्सन तो ऐसा काम कर रहा है वैसा काम कर रहा है, तो वो सिविल डिफेमेशन का केस इसके खिलाफ डाल सकता है। और अगर ये जीत जाता है तो फिर ये बोलेगा कि मुझे 5 करोड़ रुपए दो, उसने मेरी इमेज खराब कर दी, इससे मेरे धंधे को भी नुकसान हो गया, ठीक है। तो ऐसा होता है। क्रिमिनल डिफेमेशन में पनिशमेंट भी आप लोगों को मिल सकती है यहां पर, और इसी के साथ में कॉम्पनसेशन वगैरह भी, ठीक है। तो ये यहां पर ये देखने को मिलेगा, ये क्रिमिनल लॉज की कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पनिश किया जा सकता है रॉन्ग डूअर को इस तरीके से, कोई मैसेज या फिर कोई ऐसा अगर एक्ट कोई क्राइम ऐसा देखने को मिलता है तो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। ये बात की जा रही है आईटी और कंप्यूटर्स के बारे में। तो क्या न्यूज है, तो यहां पर हमारी कंट्री में अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये है ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में। ओटीटी किसको बोलते हैं, ओवर द टॉप, जो सर्विस ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है उनके बारे में बात की जा रही है। तो सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग सीओआई के नाम से आप लोग जानते हैं, इसके द्वारा गवर्नमेंट को बोला गया है कि जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप भी हो गए यहां पर, तो इनको आप लोग लाइसेंसिंग रिजीम के अंदर लेकर आओ, ठीक है। और यहां पर एक तरीके से जो डिफर करता है नेट न्यूट्रलिटी कंडीशन के साथ में, जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं अगर बात करें तो सेम सर्विस ये प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सेम रूल इनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होने चाहिए जो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया ना, अभी समझाता हूं, माइंड में क्लियर हो जाएगा ये बोला क्या गया है। आज की डेट में आप लोगों के पास में मोबाइल है, मोबाइल में आप लोगों के पास में इंटरनेट है, और इंटरनेट के चलते आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, प्राइम अमेजन यूज करते हैं, या टेलीग्राम यूज करते हैं, या कोई भी आप लोग ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट की जो सर्विस है ये प्रोवाइड कौन करा रहा है, कोई जियो प्रोवाइड करा रहा है तो कोई एयरटेल प्रोवाइड करा रहा है। तो आप लोग क्या करते हैं, अपना महीने का 400-500 का रिचार्ज करवा लेते हैं, तो उसमें फिर आप लोग एंजॉय करते हैं इन इंटरनेट की सर्विस के थ्रू, व्हाट्सएप या फिर ये सारी चीजें आप लोग यूज करते हैं। पर लेकिन दिक्कत क्या है इन मोबाइल कंपनी वालों को, जहां पर ये जो प्रोवाइड कराती है आज के डेट में ये जो कंपनी है यहां पर, इनकी दिक्कत ये है, इनका मानना ये है कि आज की डेट में टावर हम लगा रहे हैं, हम लोग पैसा दे रहे हैं टावर लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, हम लोग पैसा दे रहे हैं यहां पर स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, पूरा मेंटेन कैसे करना है उस स्पेक्ट्रम के लिए, उसके लिए खर्चा हम लोग कर रहे हैं, सारा काम हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग को उससे रेवेन्यू जनरेट हो सके, ताकि लोग जो है हमारा सिम यूज करके मैसेज करें, हमारा सिम यूज करके कॉल करें, ठीक है, और हमारा सिम यूज करके मतलब एक तरीके से ये सारी सर्विस इंप्लीमेंट करें। पर लेकिन हमारा जो सर्विस है वो सारे के लिए हम लोग यहां पर पैसा दे रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, उसको यूज न करके लोग अपने मोबाइल में व्हाट्सएप डाउनलोड कर ले रहे हैं, व्हाट्सएप से ही कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप से ही मैसेज कर रहे हैं, ना तो हमारा मैसेज सर्विस यूज किया जा रहा है और ना ही हमारी कॉलिंग सर्विस यूज की जा रही है। तो ये सारा ढांचा जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, तैयार तो हम लोग करके रख दिए यहां पर इसको, पर लेकिन फायदा कौन उठा रहा है, फायदा उठा रही है ओटीटी, जिन्होंने कुछ भी खर्चा नहीं किया है। तो इनके ऊपर भी वही रेगुलेशन लगनी चाहिए जो हमारे ऊपर लग रही है, इनको भी कुछ ऐसा ही यहां पर कुछ ना कुछ हमको कंपनसेशन देना चाहिए, ये है मानना, ठीक है। आगे समझ में, अब बात करते हैं आगे। तो यहां पर सीओएआई जो है उसके द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 1995 में, उसके द्वारा बोला गया कि ये आज की डेट में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक नॉन गवर्नमेंटल सोसाइटी है। तो सीओआई जो है यहां पर ये इंक्लूड करती है इसमें प्राइवेट जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हमारी कंट्री में से, भारतीय एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, रिलायंस जियो, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये इसीलिए रोना यहां पर रो रहे हैं कि हम लोग सारा काम कर रहे हैं और फायदा कोई और उठा के ले जा रहा है। तो इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लेक्चर बना रहा हूं यहां पर और कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है लेक्चर डाउनलोड करके और वो आगे चलकर कोई कोर्स बेचने लग गया और उसमें मेरे लेक्चर ले जाकर बेच रहा है, यानी कि पैसे कमा रहा है उस लेक्चर से। तो यहां पर क्या होगा, यानी कि मैं मेहनत कर रहा हूं यहां पर और पैसे कोई और कमा रहा है उसके, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट था आप लोगों की मेहनत का और आप लोगों ने उससे पैसे नहीं कमाए, जनता के लिए रखा, कोई और पैसे कमा रहा है उससे लाकर, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये इस तरीके की सिचुएशन यहां पर सामने निकल कर आ रही है। तो ओटीटी जो सर्विस प्रोवाइडर है
यहां पर एक तरीके से वो क्या करते हैं, वो यहां पर आज के डेट में ऑडियो वीडियो मैसेजिंग ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। तो यहां पर इसी के चलते यहां पर बात की जा रही है कि जो आईपी यहां पर एड्रेस जो नेटवर्क का यूज करके इंटरनेट को बाईपास करके जो यहां पर इस तरीके के ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइडर है उनको यूज न करके ये सर्विस प्रोवाइडर जो है ये अपना फायदा उठा रहे हैं और बाकी के जो लोग जो है वो सदमे में आ रहे हैं। तो कई सारे अगर ओटीटी का आप लोगों से उदाहरण पूछे तो जैसे सर्विस प्रोवाइड कराने वाले रोबिनहुड ऐप हो गया यहां पर, ठीक है, उबर हो गया या विनमो, इसी के साथ में कंटेंट और मैसेज वाले कैटेगरी में बोले तो नेटफ्लिक्स, स्काइप, व्हाट्सएप हो गया। डिवाइस की कैटेगरी में बोले तो एप्पल टीवी हो गया, रूकू, सोलर पैनल्स, तो कई सारे ऐसे जो आप लोगों के पास में हो गए। तो सर्विस, कंटेंट और डिवाइस, तो सारे ये क्या कर रहे हैं, ये कोई एक सिम ले लिया उन्होंने, रिचार्ज करवा लिया और फिर फायदा उठा रहे हैं। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ रहा है, ना ही किसी को कोई पैसा देना पड़ रहा है, सारा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहां पर जो सर्विस प्रोवाइडर है। तो सर्विस प्रोवाइडर ये बोल रहे हैं कि जो ये मजा इनका चल रहा है, ये मजा इनका हमारी एक तरीके से कीमत हमको चुकानी पड़ रही है और मजा ही ले रहे हैं। ट्राई की जो सारी जो एक तरीके से रेगुलेशन होती है वो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट की जाती है, इनके ऊपर कोई इंप्लीमेंट नहीं होती है। अगर कोई भी हम लोग को रिन्यू करना है तो स्पेक्ट्रम हम लोग को रिन्यू करना पड़ेगा, हम लोग को पैसे देना पड़ेगा, बाकी ये मजा कर रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो। पर लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ऐसा अभी रूल और रेगुलेशन नहीं बना है, तो हम लोग उसके अंदर अभी नहीं जा सकते। अभी जो चल रहा है उसको चलने दो, आगे कुछ ऐसा होता है तो उसके बारे में फिर बात करेंगे, ठीक है। सोशल इशू के बारे में बात की जा रही है, तो ये जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। मतलब क्या यहां पर मतलब है यूनियन स्किल जो डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके द्वारा स्किल ट्रेनिंग जो जेंडर सेंसिटाइजेशन और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस उसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में अगर बात करें, कई लार्ज स्केल पर जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाती हैं, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर बात करें यहां पर ये पार्टनरशिप की जा रही है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशनल स्किल जो काउंसिल है उसके साथ में, ताकि इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो अभी बात की जा रही है कि जो 6 मंथ है वो प्रोवाइड करेंगे इंप्लीमेंट करने के लिए 50 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द 3 जो स्टेट है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के अंदर में, उसके अंदर ट्रेन किया जाएगा और जेंडर सेंसिटाइजेशन से रिलेटेड प्रोग्राम चलाए जाएंगे, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ताकि लोग जो है इन सब चीजों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखें और प्रॉपर वे में काम पर ज्यादा फोकस किया जाए, फालतू की चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठे, ठीक है। तो उसके बारे में ये न्यूज है यहां पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये इंटरनेशनल न्यूज है और यहां पर जो बात की जा रही है नासा का जो परसिवियरेंस जो रोवर प्रोजेक्ट है उसके बारे में। नासा बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस, जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको नासा, हमारी कंट्री में इसका पैरेलल में इसरो, जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हैं। तो यहां पर जो ये पर्टिकुलर जो इसका प्रोजेक्ट है यहां पर, ठीक है, इसको नॉर्मल नाम से पुकारा गया, इसका नाम है यहां पर मार्स 2020 मिशन। तो मार्स 2020 मिशन में इनके द्वारा बेसिकली फोकस किया जा रहा है मार्स यानी कि रेड प्लेनेट के ऊपर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया यहां पर मार्स, तो इसके ऊपर फोकस यहां पर किया जा रहा है। तो मार्स को जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बात करें तो इनके द्वारा एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था क्यूरियोसिटी मिशन भेजा गया, तो ये इनका हो गया। अभी ये जो मार्स 2021 फिर नासा का हो गया, 2020 नासा का हो गया। हमारी कंट्री का क्या है, वो है मंगलयान, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। बाकी एक मिशन भेजा गया किसके द्वारा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा, उसका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, पढ़ाया था मैंने। तो ये जानने की कोशिश करें क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनको मिल चुकी है, तो कैसे चीजें आगे चल रही है उसके बारे में जानेंगे। बाकी अगर बात करें तो हाफ है अर्थ के साइज का ये, और 2 स्मॉल आप लोगों को इसके जैसे कि पोबोस या फिर जो यहां पर डाइमोस करके, ये 2 आप लोगों को इसके मून भी देखने को मिलेंगे मार्स के। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों से। तो मिशन में काम क्या किया जाएगा, डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करने के बाद में फेच करके उसे पहुंचाया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे और फिर वो रिटर्न किया जाएगा पृथ्वी के ऊपर। तो पूरा ये प्रोसीजर चलेगा यहां पर इसके थ्रू, और इससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस पे क्या जीवन है या फिर जीवन था, इसके बारे में एक एनालिसिस यहां पर किया जाएगा। तो उसके चलते यहां पर ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारी कंट्री का मोम, जिसको मार्स ऑर्बिटर मिशन या फिर मंगलयान आप लोग बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश से छोड़ा गया था PSLV C-25 रॉकेट के थ्रू, जो कि यहां पर इसके सरफेस पर छोड़ा गया था। मेथेन के बारे में पता लगाता है और मेथेन को बोलते हैं CH4। तो मेथेन का ये मानता है कि जहां पर मेथेन है तो वहां पर कभी ना कभी जीवन जरूर रहा होगा, तो इसके चलते ये बात बोली जाती है। बाकी आप लोगों को पता है कि लगभग डबल के करीब जो टाइम लगता है मार्स यानी कि लाल ग्रह को चक्कर लगाने में, किसका, ये सूरज का, एज कंपेयर टू अर्थ। तो अर्थ स्टार्ट हुई यहां पर, तो अर्थ चक्कर काट के आ गई, अर्थ ने दूसरा भी चक्कर काट दिया और मार्स का एक चक्कर हुआ है भी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो काफी अच्छे से डेडिकेशन के साथ में आप लोगों ने लेक्चर चुना, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बाकी आइए बात करते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, और इसी के साथ में यहां पर आप लोगों के इसके क्विज भी होगा, उसका आंसर देकर जुड़ जाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर, पर लेकिन फिर भी कोई नहीं, आप लोगों को फायदा होना चाहिए। डिटेल में हो गई कई सारी चीजें, देखिए जब लेक्चर लंबा बनता है तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें डिटेल में हो जाती है फिर, ठीक है। तो थोड़ा सा वो रहता है, कई बार लेक्चर छोटा भी रहता है, तो उसका मतलब ये कि उस
टॉपिक के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल नहीं होती है, तो वो चीजें रहती हैं। तो ऐसा मत सोचा करो कि कभी लेक्चर बड़ा हो जा रहा है, कभी छोटा हो जा रहा है, जिस दिन बड़ा हो गया उस दिन ज्यादा पढ़ा, जिस दिन छोटा हो गया उस दिन कम पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन ज्यादा न्यूज होती है उसमें डिटेल बताने वाली चीजें ज्यादा होती हैं, तो उस दिन बड़ा लेक्चर हो जाता है, ठीक है। तो लेक्चर को कंपेयर मत करो, हर एक लेक्चर अपने आप में यूनिक है। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में हम लोगों ने जाना, नासा का जो रोबोट प्रोजेक्ट था उसके बारे में समझा। इसी के साथ में नेशनल न्यूज में हम लोगों ने ब्लू इकोनॉमी के बारे में जाना, काफी डिटेल में चीजें समझी। स्टेट न्यूज के अंदर गैंगेटिक, डॉल्फिन और क्या क्या है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज है वो भी समझी हम लोगों ने। इसी के साथ में जेंट लेदरबैक टर्टल के बारे में हम लोगों ने जाना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी ये अंडमान निकोबार वाला एरिया भी डिटेल में समझा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने जाना यहाँ पर क्रूज सिस्टम के बारे में, तो ये डिटेल में समझा। सर्वे और रिपोर्ट में एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के बारे में जाना, किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है और ये एजेंसी क्या है इसके बारे में समझा। जो स्टेटस स्किल यूथ के बारे में जाना और कौन कौन से प्रोग्राम है वो समझा। लीगल के तहत यहाँ पर हम लोगों ने समझा हरासमेंट को, किस तरीके से वुमेन हरासमेंट के बारे में और कुछ केसेस के बारे में भी हम लोगों ने समझा। आईटी कंप्यूटर के बारे में बात करें तो हम लोगों ने समझा ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में और बाकी जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में भी एक बात की। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो इसी बात पर आज का लेक्चर करते हैं अब समाप्त, थोड़े से क्विज के साथ में। तो क्विज है आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो मोम की फुल फॉर्म और कब लॉन्च किया गया था, किस रॉकेट के थ्रू, ये बताना है। दूसरा यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखिए आंसर जोड़ दिया करो यार, अच्छा लगता है मुझे भी, जो भी मेहनत होती है वो आप लोगों की जो एक तरीके से सक्सेस लगती है जब आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। कितना प्रतिशत हमारी कंट्री की इकोनॉमी में जो पार्टिसिपेट किया जाता है, रिसोर्सेज के बारे में बताना। 7500 किलोमीटर के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री की जो सी बाउंड्री है, तो कितने राज्य जो हैं टच करते हैं यहाँ पर, जो बेसिकली कोस्टल को बताना है। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में बात की, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर किसके तहत प्रोटेक्ट की जाती है और कब इसको रिकॉग्नाइज किया गया, 2009 में कौन सी कैटेगरी में इसको रखा गया, कौन सा आर्टिकल है ये बताइए। बेसिकली जो यहाँ पर स्टेट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। ये एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में 4th लार्जेस्ट जो एनर्जी कंज्यूमर के बारे में। तो अगर बात करें इंडिया, यूएसए और चाइना, जो इंडिया यूएसए सॉरी चाइना और यूएसए के बाद में इंडिया चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री है जो जेंडर सेंसिटाइजेशन और पोस्ट के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे। बाकी अब थोड़ा सा रिवीजन भी कर लेते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है VNIT, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसके बारे में आप लोगों को बताना है बेसिकली यहाँ पर। ये तो ये किससे रिलेटेड है यहाँ पर, ये ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये डिजाइन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसके बारे में, जो बैम्बू या फिर जो क्वेर वगैरह होते हैं, इनके जो एरिया होता है जहां पर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो उससे रिलेटेड बात की जा रही है। तो इसको यूज करना है हम लोग को। तो ये कहां पर लोकेटेड है इंस्टीट्यूट, ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में जो ब्लैक स्पॉट है उसको आइडेंटिफाई किया गया, 14,000 करोड़ रुपए बोला गया ताकि एक्सीडेंट को कम किया सके। तो कौन से इंस्टीट्यूट हेल्प कर रहे हैं ये बताना है। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है मागोरी मोटापोंग जो भील, ये कहां पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि सर्टिफाइड करती है जूट सीड जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है अंडर आई केयर, और आई केयर की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। रेड की फुल फॉर्म बताइए आप लोग। विम्बनाद जो लेक है यहाँ पर, ये रामसर साइट है हमारी कंट्री में। इससे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रामसर साइट है। नेशनल जो गोल है मलेरिया एलिमिनेशन, यानी कि मच्छर जनित बीमारी को खत्म करने का, वो कौन से साल तक हम लोग खत्म करेंगे। संकल्प की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। तो ये क्वेश्चन है काफी इंपोर्टेंट जिनके आंसर आप लोग को देने। देख लेते हैं आंसर एक एक करके। विश्वस्तरीय जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है VNIT, ये नागपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके द्वारा बोला गया कि जो हम लोग यूज करते हैं स्टील वगैरह, उसको हटाकर इसको यूज कर लेना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा जब प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं एक्सीडेंट से। एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक यहाँ पर 14,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं ताकि ब्लैक स्पॉट को आइडेंटिफाई किया जा सके और लोगों को मरने से बचाया जा सके। मंदारिन जो डक है, जो सबसे सुंदर डक बोला गया, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी, आसाम, तिनसुकिया। और इसी के साथ में टेक्सटाइल यहां पर काम करिए, जूट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, आई केयर के बारे में हम लोगों ने जान लिया। रिमोट एक्सिस टोर्जन के बारे में बात करें तो ये अटैक के बारे में बात की थी। बाकी रामसर साइट वेस्ट बंगाल में सबसे बढ़िया, दूसरी विम्बनाद लेक हो गई। और इंडिया के बारे में बात करें तो 2030 है यहाँ पर ये नेशनल का गोल, इसको खत्म करने का। स्किल एक्वाइजेशन एंड जो नॉलेज अवेयरनेस है यहाँ पर, ये इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जाती है वर्ल्ड बैंक का ये प्रोग्राम था, जिसके बारे में आप लोग याद रखिए, सॉरी वर्ल्ड बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है ये प्रोग्राम हमारी कंट्री का स्किल को डेवलप करने के लिए। तो ये था आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा। और रिवीजन सीरीज जो होने वाली है उसके लिए तैयार रहिएगा। शानदार तरीके से डिस्कस करेंगे, काफी कुछ वहां पर कवर किया जाएगा और आप लोगों को काफी फायदा देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। लेक्चर पसंद आते तो शेयर जरूर किया कीजिए। तो तब तक के लिए नेक्स्ट